तो मेरे साथ प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती साहब कर लिए हैं। थैंक यू सो मच मोहंती साहब। प्रोफेसर साहब, हम लोग का जो ये बेसिक संवाद है, ये हमारे दर्शकों को इट इज मोर टुवर्ड्स, उनको आप शिक्षक के तौर पे उसके छोटे छोटे चीजें बताएंगे जो एक आपको ऐसा लगता हो कि एक आम हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक को इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में वो पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में धीरे से उसको कारपेट के नीचे रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी देश के साथ हमारी दिक्कत है तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम भी उसके लिए तैयार रहे। शास्त्री जी ने जब इस देश से कहा कि भाई एक समय के खाना को छोड़ो, तो इस देश ने सहर्ष खुशी खुशी उसको किया था, और वो चीजें आज भी याद है लोगों को। तो मैं एक तो सबसे पहली बात इसी से शुरू कर रहा हूं चर्चा प्रोफेसर साहब, और मेरे साथ मेरे साथी ब्रजेश भी हैं, जो आपसे कुछ हम लोग प्रश्न छोटे मोटे जो अपनी समझ में है, जिसको समझने के लिए है, वो आपसे पूछ लेंगे। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज हमारे रक्षा मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में एक 1.5 से 2 मिनट का एक एक स्टेटमेंट दिया और वो चले गए। मैं इस विषय पे पहली बात आपसे इसलिए कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि इस विषय पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में हम लोगों को ये लगता है कि ये विषय हिंदुस्तान के सब नागरिक को पता होना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो वो साझी समस्या है, वो सबकी समस्या है, और कोई दिक्कत है तो सब लोग निपटेंगे इसको। चीन से अगर कुछ रोकना है, उसका सामान नहीं आना है, तो सब लोग मिलकर सामना करेंगे। प्रोफेसर साहब, जरा इसका बैकग्राउंड के साथ एक बार बता देते। हाँ, बिल्कुल इसके बारे में चर्चा होना चाहिए, ये तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। और चर्चा में खुलम-खुला सब जो सब इश्यूज़ हैं, जो सब मुद्दे हैं, उसका चर्चा होना चाहिए। सबसे पहले हमको ये याद रखना चाहिए कि अभी जो 2 साल से अप्रैल 2020 तब से और जून 15 को जो कन्फ्रंटेशन हुआ था, जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे, और चीन के तरफ से भी वो बोलते हैं कि 4 कम से कम हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद से अब तक बातचीत होता रहता है मिलिट्री कमांडर्स के बीच और डिप्लोमेटिक स्तर पे। लेकिन ये जो 2 साल का चर्चा, इसको हमारा 70-75 साल का चर्चा में शामिल होना चाहिए। और किस प्रक्रिया से हमारा 1957 के बाद, खासतौर पे 59 के बाद संपर्क बिगड़ा, और 62 का लड़ाई हुआ, और 62 के बाद किस तरह का 80 तक टेंशन्स होता रहता, स्टैग्नेंट रिलेशंस रहा। उसके बाद 82 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए, और दंग शाओपिंग उस समय का तुंग नेता चीन का, उनके साथ बातचीत होके उन्होंने बोला कि अगर इंडिया और चाइना इनका अच्छा संपर्क नहीं होगा, 21 सदी कैसा एशिया का सदी होगा? हाउ वुड 21st सेंचुरी बी एशियन सेंचुरी अनलेस इंडिया चाइना हैव गुड रिलेशंस? उसके बाद 82 से अटल बिहारी वाजपेयी का विजिट तक 2004 एक स्तर रहा। धीरे धीरे हमारा संपर्क में सुधार आया, और वाजपेयी जी का बहुत बड़ा कदम था कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन बॉर्डर्स जो उन्होंने किया। हमारा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उनका अपना जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एस एन मिश्रा थे, उसके तो और 2005 में जब चीन का प्रधानमंत्री यहाँ आए, हमारा एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था कि ये बॉर्डर टेंशन का को कैसा संभाले।
तो 5 बहुत बड़ा प्रिंसिपल्स उन्होंने एग्री किया किस तरह का बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए। हमारा मुझे ये कहना है कि इसको ये पूरा संदर्भ में देखना चाहिए और 2014 में मोदी जी आने के बाद मोदी जी का एक ट्रिप चाइना में जो था वो बहुत सफल था और उसके बाद शी जिनपिंग यहाँ आए और ये दोनों के बीच दो इनफॉर्मल जो इनफॉर्मल समिट हुआ वो एक स्तर चलता था। ऐसा कि जब शी जिनपिंग आए थे उसी वक्त ईस्टर्न लद्दाख में एक कन्फ्रंटेशन हुआ था। लेकिन वो फिर वो अपने विथड्रॉ किए थे। हम लोग हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारत के तरफ जो है उसमें रहे। उसके बाद तो और विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014-15 में एक जो हमारा स्थिति था, यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार बहुमत का सरकार और शी जिनपिंग एक स्ट्रांग लीडर नाते ऑलरेडी दिखाई देते थे। तो और बहुत उम्मीद था कि ये दोनों नेता पहले जो सब समझौता हुआ है उस बेसिस पे एक शांति का रास्ता के ऊपर दोनों राष्ट्रों को लेंगे और शांति रहेगा। हमारे जो 4000 किलोमीटर प्लस बॉर्डर जो है, आप इसको याद रखिए, इसको क्यों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो हमारा सीजफायर है, वो जो बॉर्डर और सीजफायर लाइन है वो क्लियर है। हम दोनों मानते हैं उसको कि ये है हमारा बॉर्डर। लेकिन चीन के साथ जो है, जो नवंबर 62 में चीन का यूनिलैटरल सीजफायर के बाद वो जहां तक वापस गए, हम नहीं माने कि वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। हम हम माने नहीं। हम बोले कि वो आपका परसेप्शन से लाइन ऑफ कंट्रोल है, हमारा परसेप्शन अलग है, इसीलिए इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्योंकि बहुत जगह है पूरा बॉर्डर में जिसका ऊपर दोनों का दावा है। तो इसी हालत में दोनों तरफ के पेट्रोल जब एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं, दूसरे तरफ अगर समझता है कि ये हमारे टेरिटरी को आ गए तो हम इनको आने नहीं देंगे। पिछले हफ्ते अरुणाचल में चीन के एक पेट्रोल लाइन, हम जिसको मानते हैं इंडियन साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां आके खड़े रहे। हम बोले कि यहाँ नहीं आप रह सकते हैं, आप अपना साइड को वापस जाओ। तो आज डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला कि इंडियन फोर्सेस सफलता के साथ उनको अपने साइड को भेज दिया। तो अभी ये जो 16 राउंड मिलिट्री टॉक्स हुआ है कमांडर के लेवल, और कल परसों भी और एक लोकल कमांडर फ्लैग मीटिंग हुआ, कमांडर लेवल टॉक नहीं, फ्लैग मीटिंग हुआ। उसमें भी दोनों तरफ में एग्रीमेंट हुआ कि यहाँ तक ऐसा आप आएंगे, हम यहाँ तक रहेंगे। हाँ, अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो इसीलिए आज चीन के तरफ से भी कहा गया है कि अभी बॉर्डर स्टेबल है, और हमारा स्टेटमेंट भी पार्लियामेंट में जो चीफ डिफेंस मिनिस्टर दिया है। तो ये जो मैं अभी इसको पूरा करता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है, इसको
आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमको चाहिए, क्योंकि अभी G20 समिट में शी जिनपिंग को भी आना है, तो अगर हम इंडिया चाइना रिलेशंस को अच्छी तरह मैनेज करेंगे तो वो जरूर आएंगे। अगर टेंशन रहेगा तो वो नहीं आएंगे, और हम चाहते हैं कि वो आए। यहाँ पे पुतिन आए, बाइडेन आए, शी जिनपिंग आए, सब लोग आए। जी प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ा इसको और एक दूसरे नजरिए से देख रहा हूं और दर्शकों को भी मैं बताता चलूं कि ये मूल समस्या 1912 में एक इंडिया तिब्बत चाइना का एक हम लोगों का समझौता हुआ और उस समझौते में तिब्बत एक जो कि अलग राष्ट्र था, चीन अलग राष्ट्र था, इंडिया अलग राष्ट्र था, ये तीनों लोगों ने ये तीनों लोगों ने एक दस्तखत किया और उसमें दिक्कत ये हुई कि चीन ने वहां पे तो मान लिया, लेकिन जब वो वापस गया अपने देश तो उन्होंने कहा कि हम इसको रेटिफाई नहीं करते हैं। अब हम लोगों की समस्या यह है कि मैकमोहन लाइन ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच के साइंड एक डॉक्यूमेंट है। आज तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसलिए प्रोफेसर साहब अपने दर्शकों को भी बता देना चाह रहा था कि आज सुबह मैंने दो अलग अलग लोगों से बात की और इसीलिए मैंने उन लोग को इस बार नहीं बुलाया इस चर्चा में। मैंने एक जो फौजी से बात की और एक मैंने डिप्लोमेट से बात की। तो जो और आईएफएस में पहले काम किए हैं, रिटायर्ड हैं, तो जो आईएफएस साहब थे उनका कहना ये था कि शी जिनपिंग का ये इसलिए कर रहे हैं कि उनकी अपनी समस्याएं हैं और वो ध्यान हटाना चाहते हैं। और वो जो फौज वाले थे वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, उन लोग बताना भी नहीं चाहते हैं और अभी तक उनकी मीडिया ने इसको छुआ भी नहीं है। तो दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव था। मैं जो आपसे बेसिकली जानने चाह रहा हूं कि हमारे यहां एक जनरल पोजीशन ये ली जाती है कि ना कोई आया है ना कोई आया था, लेकिन एक एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि नहीं वो आके हमारे यहां बैठ गए हैं। जो जैसा आपने कहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो जहां तक आ गया, जिसका जैसा कब्जा है, जो हम लोग गांवों में देखते हैं उस तरह की बात है। तो आपकी जानकारी में पिछले 2 साल के अंदर चीन का क्या हमारे सीमा में कुछ वो घुसे हैं जहां पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने? जो रिपोर्ट्स हैं, कम से कम लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में कुछ एरिया में वो अपना कुछ स्ट्रक्चर जरूर बनाए हैं, इसीलिए टेंशन बढ़ा। और वो बोलते हैं कि इंडिया साइड भी उनके तरफ कुछ बनाए हैं, इसीलिए उन्होंने उसके तरफ आया। तो इसको हम अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये दोनों का जो क्लेम है, इसको अभी जो इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है कि दोनों तरफ पहले डिसएंगेजमेंट करें अपना जो अपना साइड को, और ये डिसएंगेजमेंट बड़ा जरूरी है। इसका बिना ये बिल्कुल इट कैनॉट बी टैकल्ड एट ऑल। इसके साथ साथ मैं एक चीज बता देता हूँ, जो 1913-14 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस में मैकमोहन लाइन एग्रीमेंट हुआ था, उसका बेसिस पे देखो, मैकमोहन लाइन को तो वो बोलते हैं कि ये इंपीरियलिस्ट ड्रॉन लाइन है, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि बहुत सारे इंपीरियलिस्ट लाइन तो हम मानते हैं, चाहे चीन भी मानता है, हम भी मानते हैं, जैसा पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह का। तो इसीलिए जो अरुणाचल में जहां तक वो गए थे, बहुत जगह वो मैकमिलन लाइन के साथ कोइंसाइड करता है, ये भी जानना चाहिए, उनका जो सीजफायर लाइन है। हाँ, तो लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा अरुणाचल का बॉर्डर जो मैकमोहन लाइन है उसको चीन मानना चाहिए, और इसी बेसिस पे चौ एन लाई का 1960 में जो ऑफर था, चौ एन लाई जो आए थे उनका ऑफर था, और 1980
1980 में तंग शाओपिंग भी हमारे एक जर्नलिस्ट को ये उनका जरिए एक ऑफर दिए थे, इंडिकेशन दिए थे कि उसी बेसिस पे हम एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे आपका ईस्टर्न सेक्टर को और आप रिकॉग्नाइज कीजिए लद्दाख सेक्टर को। यही गिव एंड टेक होगा। लेकिन आज चीन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और उस वक्त भारत नहीं माना, अभी चीन नहीं मान रहा है। तो अभी दोनों तरफ हमको ये डिस्कशन के जरिए इसको टैकल करना है। तो अब जो सवाल पूछा कि चीन के स्ट्रक्चर हमारे तरफ है या नहीं, क्योंकि कुछ एविडेंस है कि हमारे तरफ है, हम जिसको मानते हैं हमारा हिस्सा, हाँ, तो कुछ एविडेंस है हमारे पास, इसीलिए हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं। और चीन बोलता है कि नहीं, उनका जानकारी में वो अपने तरफ हैं। तो इसको तो इन्वेस्टिगेट करके, बातचीत करके असर्टेन करना है हमको। इसीलिए बातचीत बड़ा जरूरी है और बातचीत के साथ-साथ दो चीज जरूरी है। एक तो चीन जैसा स्ट्रेंथन किया है इसका बॉर्डर एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा एयरपोर्ट, हेलीपैड्स, रोड्स वगैरह सब हमारे भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ है और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि ये फेवरेबल हो डिस्कशन के लिए। और अभी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जहां हम अभी रूस के साथ और यूएस के साथ, दोनों के साथ हम अच्छे संपर्क में हैं, तो ये अच्छा मौका है चीन के साथ बात करने का फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ इक्वालिटी, नॉट फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ वीकनेस, फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ इक्वालिटी। तो आप जी तो साहब, मैं एक इसलिए आपसे ये बात फिर से पूछ रहा हूं और बार बार, अगर हम आज भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन करके तब पता लगेगा कि वो हमारे अंदर आए कि नहीं आए। 1962 में जब लड़ाई, नहीं मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, 1962 में जब लड़ाई हुई थी, जब ना कोई ना कोई ऊपर से सैटेलाइट देखता था, ना कुछ करता था, उस समय पार्लियामेंट बुलाई गई थी, पार्लियामेंट में सारी बहस हुई थी और युद्ध चल रहा था। और युद्ध के समय नेहरू उनका विश्वास था उस डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट में उस बहस को कराया था। आज हमारा कोई भी नेता और कोई भी वो इस पे बात ही नहीं करना चाहता है। भाई, डिफेंस मिनिस्टर 1.5 मिनट में अपनी बात कह के भाग जाते हैं और ही डजंट वांट टू स्पीक। मैं इसलिए ये आपसे कह रहा हूं, आज अगर आप किसी से बात करिए तो ये होता है कि नहीं नहीं, आप फौज के ऊपर संदेह कर रहे हैं। फौज के ऊपर ना 62 में किसी ने संदेह किया था, ना 47 में किया था। फौज के ऊपर कोई संदेह नहीं करता है। संदेह हरदम लीडरशिप के ऊपर होता है, संदेह हरदम नेतृत्व पे होता है, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी जहां की फौज अपना निर्णय नहीं लेती, उसके निर्णय वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेती है। तो इस उसमें मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, कहने को बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके बराबर हैं, लेकिन क्या डिफेंस में या व्यापार में या आर्थिक में या साइज वाइज या हम क्या आर वी इक्वल टू चाइना, या हम उनके छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई? अभी मैं आपका 2 प्रश्न है। एक तो पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसमें सम्मत हूं। और अगर वो चाहें कि इसको पब्लिसाइज नहीं करके सिर्फ मैंने टीवी कैमरा के सामने नहीं करके सीधा करें, वो भी होना चाहिए। लेकिन बहस जरूर होना चाहिए। और ऑपोजिशन इज एज पैट्रियटिक एज द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सारे पार्टीज हमारा पैट्रियटिक हैं, सब जानते हैं क्या इंफॉर्मेशन सरकार देना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। बिल्कुल उसको सरकार का ये राइट है और इसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, सब लोग हम रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन बहस जरूर होना चाहिए। ये एक प्रश्न का जवाब। नंबर 2, हमारा जो
आप जो बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के ज़रिया ये जी, अ, जी, जी, अ, इसको बार-बार मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि दोनों तरफ ये क्लेम करते हैं। मैं तो समझता हूँ चाइना का ज़रूर कुछ पोस्ट हमारे तरफ है, इसीलिए हमको ज़्यादा वरीड है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो चाइना क्लेम करता है, उसको भी जवाब देना चाहिए हमको कि देखो ये हमारा इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हमारा साइड पे है। हाँ? ये नंबर 2, नंबर 3 ये भी आपका क्वेश्चन में था, इक्वल आजकल इक्वालिटी इज़ ए क्राइटेरियन बेस्ड थिंग किसमें इक्वालिटी? नेल्सन मंडेला के जो साउथ अफ्रीका था, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली बहुत वीक था, लेकिन मॉरली, पॉलिटिकली कितना इसका इन्फ्लुएंस था। इसीलिए मॉरल पॉलिटिकल फोर्स में अभी भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है और उसको मानना चाहिए। नंबर 1 मिलिटरीली जरूर डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन इतना डिस्क्रिपेंसी नहीं है जैसा लोग समझते हैं। हाँ? क्योंकि कॉन्क्रीट तौर पे जहाँ देखिए जून में जो गलवान वैली में लड़ाई हुआ, वहाँ तो पता चला किस तरह का अ, हमारा बिकॉज़ दोनों तरफ का पास था, स्ट्रेंथ था। सिमिलरली आज जी20 का बाय रोटेशन हुआ है ज़रूर, लेकिन इंडिया का एक मौका है लीडरशिप का और यूक्रेन का ऊपर इंडिया का जो स्टैंड है, बहुत अच्छा स्टैंड है। तो इसीलिए हमको इसका सुविधा लेना चाहिए। लेकिन अ, इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें कंसेंसस में होना चाहिए। सारे पार्टीज़ को आप कॉन्फिडेंस में लेके फॉरेन पॉलिसी को चलाना चाहिए, ताकि जी20 में भी हम सफल होंगे और बायलैटरल रिलेशंस में भी चीन के साथ सफल होंगे। जी। ब्रिजेश जी, आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अगला सवाल पूछ ले रहा हूँ। तो साहब एक चीज और, क्योंकि जी20 की भी बात आपने कही है और इसको अब हम देख रहे हैं कि हर जगह लोगों, हर जगह हम लोग जी20 को बहुत यूज कर रहे हैं। तो जी20 का मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है और वो मेरा शायद प्राइमरी स्कूल के लेवल का सवाल है, और मैं बहुत आसान आंसर समझना चाहता हूँ। जी20 जो मैं समझता हूं, इट इज देयर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन आपस में एक दूसरे में आर्थिक सहयोग कैसे हो जिससे व्यापार बढ़े, लोगों में खुशहाली आए, इत्यादि इत्यादि। और इस डेवलपमेंट में जो 20 देश हैं, 19 देश और यूरोपियन यूनियन, उसमें जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, बाकी जो पैरामीटर्स हैं, उसमें इंडिया सबसे नीचे है। जनरल हम पर कैपिटा इनकम में हम सबसे नीचे 20वें नंबर पे हैं। अब 23-24 साल हो गया है जी20 को हुए, और अगर आज भी हम सबसे नीचे ही बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी समझ के लिए कर रहा हूं कि क्या, जैसे जैसे हिंदुस्तान में एक गरीब तबका चाहिए ना, आ, अमीर आदमी को अमीर बनने के लिए दे नीड पुअर पीपल, कि उनका सामान कौन खरीदेगा। उसी तरह से जी20 में हम लोग क्या चारा हो गए हैं? क्योंकि अगर हमारा 22 साल में भी हम 20 नंबर का 20 नंबर पे हैं, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ना ना पर कैपिटा इनकम में, ना हैप्पीनेस, जो जनरल इंडेक्स है, सोशल इंडेक्स। जी, जी, तो जी। आई मीन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि व्हाई दिस जी20। देखिए, मैं जी20 के बारे में मेरा जो समझना है, वो जी, भी वही इस तरह का है कि हम ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मौका ज़रूर एक मौका है कि जैसा नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में इंडिया का लीडरशिप था, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि पीस, डिसआर्मामेंट और इक्विटेबल सस्टेनेबल ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए किस देश को क्या-क्या करना चाहिए। देखिए, ये इनइक्वालिटी चीन में भी बहुत है, हमारा भी बहुत है। लेकिन चीन में कुछ
कुछ चीज़ों में बहुत आगे बढ़े हैं, पर कैपिटा इनकम में, पॉवर्टी इरेडिकेशन में वगैरह। हमारा ज़रूर इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी आप जैसा बोले वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कितना नीचे हैं। हाँ, बहुत हंगर है। तो ये सब बिल्कुल मानना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ अ, हमको अ, ये जो मौका मिला है उसका भी गुड यूज़ करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस यूज़ को मॉडेस्टली करना चाहिए। इतना जो हाइप हो रहा है ये इतना इसका ज़रूरत नहीं है। इंडिया का मिडल क्लास का कुछ सॉलिड अचीवमेंट्स है, उसको हम उसके बारे में हम गर्वित हैं सारा दुनिया में। और हमारा जो कुछ टेक्नोलॉजी फील्ड में जैसा फर्मा जैसा आईटी हैं, कुछ टेक्नोलॉजी फील्ड में हमारा बहुत सारे एडवांसमेंट हैं, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक फील्ड में बहुत नीचे हैं। देखिए जी20 अब सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट एंड एडवांसमेंट, अभी इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत हैं। इसीलिए जो इंक्लूजन वगैरह का बात हो रहा है जी20 में, ये सही है, लेकिन इसको मॉडेस्टली करना चाहिए, हाइप नहीं होना चाहिए। जी, जी।